सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इस नए टॉपिक के लिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि 8 मार्क्स का आता है, और इसके साथ आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो कृपया करके स्टार्टिंग से ही देखिएगा। ओके, सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स की जर्नी इस चैप्टर से शुरू किए हैं, और मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर का बैकग्राउंड बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हाई वेटेज वो तो आपने देख ही लिया, 8 मार्क्स। ठीक है, बेस फॉर एंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। अगर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है ना, तो ये टॉपिक हमारा उसके लिए बेस होता है। मतलब ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से किया है तो एंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट थ्योरी एमसीक्यूज, इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्टली थ्योरी एमसीक्यू आते हैं। और थ्योरी एमसीक्यू का मतलब है क्वेश्चन पढ़ा और सीधे ओएमआर, क्वेश्चन पढ़ा सीधे गोला लगा दिया। मतलब टाइम सेवर क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से। अब सोचो तुम 7 से 8 क्वेश्चंस अगर थ्योरी आने वाले हैं, सारे इसी चैप्टर से आने वाले हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर। क्योंकि वो 8 क्वेश्चंस तुमको बहुत कम समय लेंगे पेपर में और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड वही मैंने लिखा हुआ है कि टाइम सेवर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए सर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता दूं, फॉर दोज पीपल हु डोंट नो मी, माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years of experience post CA. I am an educator by passion, by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। I am having work experience with MNCs and educator for Foundation Paper 3 Maths, LR, Statistics. लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशंस हमने कर लिया है और अब हम स्टैटिस्टिक्स में एंटर कर रहे हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं आपको। और इंटरमीडिएट लेवल में पेपर नंबर 3 है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। क्लास की टाइमिंग्स देख लीजिए सर। स्पेशल क्लास की बात करूं तो दोपहर को 12 बजे, जिसमें जून 22 मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनका रिवीजन लिया जा रहा है एमसीक्यू प्रीमियर लीग और वन शॉट रिवीजन्स के थ्रू। और इवनिंग में आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लास में ले रहा हूं, जिसमें मैं आता हूं शार्प 8 PM। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके साथ साथ हमारी प्लस में एग्जिस्टिंग बैच भी चल रही है और नई बैचेस भी आने वाली हैं। तो मैं आपको 16 जून वाली जो एकाग्रता बैच होगी उसमें पढ़ाने वाला हूं फुल सिलेबस, अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक से पढ़ने वाले हैं तो। And this is Bahubali team. I'm proud to be part of this wonderful team, which is the most favorite team across the nation. And ये है हमारे पूरे टाइम टेबल, लाइक बाहुबली टीम का यूट्यूब टाइम टेबल ऑन बोथ द चैनल्स। और ये है सर जो हमारा अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, वहाँ जो इवनिंग क्लासेस होती हैं तो उसमें कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट और कौन से एजुकेटर आते हैं वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होती है और फ्री होती है। हालांकि तुम लोगों को हम स्पेशल क्लास में भी डेली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जून के एग्जाम के बाद। लेकिन फिर भी अगर तुम प्लस लेने का सोच रहे हो और तुम्हें प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेना है, तो बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करके देख लो। जून वालों की स्पेशल क्लास या क्विजेस में एक बार आके देख लो, तो तुमको प्लेटफॉर्म कैसा है ये पता चलेगा। एंड एकाग्रता नवंबर दिसंबर 2022 बैच इज ऑल्सो अनाउंस्ड। तो जल्दी से जाके अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बैचेस को ज्वाइन कीजिए। तो मैं तो हूं कंप्लीटली तैयार आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग भी तैयार होंगे। जल्दी से लाइव चैट में बताइए हाउस द जोश। सर सुपर हाई। सर आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? सो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो सीरीज में आप लोगों को ले रहा हूं बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल टू आउट ऑफ द टाउन, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का लिंक ब्रेक हो, इसलिए मैंने आर्काइव वीडियोस में से यहां पर आप लोगों के लिए ये वीडियोस प्रस्तुत किए हैं, ताकि मुझे लाइव भी ना आना पड़े और आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही मैं वापस आऊंगा अपने स्टूडियो में, वापस से मैं लाइव चालू कर दूंगा। लेकिन जोश 1% भी कम नहीं होना चाहिए, इवन इफ इट इज आर्काइव प्री रिकॉर्डेड वीडियो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइव चैट को मैं मॉनिटर कर रहा हूं, और प्रीमियर के अंदर भी लाइव चैट तो चलती ही है। तो लाइव चैट में इंटरेक्टिव रहिएगा, वहां पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3, हाउस द जोश। सुपर हाई। चलिए, तो जोश एकदम हाई है। हाँ जी, कर लिया है, सभी लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जोश एकदम हाई है, चलो शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा।
फटाफट मैं रिकॉल करवा देता हूं। पहले तो आप लोगों को हमने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन पढ़ा था, फिर हमने देखा था कौन से चैप्टर में कौन सी चीज करवाई जाती है, फिर हमने देखा था सर ये वर्ड्स को याद करने की ट्रिक, उसके बाद सर हमने देखा था कि 2 पब्लिकेशंस होते हैं, उसके बाद सर हम लोगों ने देखा था कि कहां पर उसका एप्लीकेशन होता है, फिर हमने देखा था लिमिटेशन क्या होती है, डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस समझा था आपने मेरे साथ, देन मनी क्यों कंटिन्यूस होता है ये भी समझा, कलेक्शन ऑफ डेटा आपने चालू किया था, 4 मेथड्स पढ़ी, सारे इंटरव्यूज तीनों टाइप के देखे, फिर आपने ये देखा कि कहां पर एक्यूरेसी, कहां पर कवरेज, कहां क्या लो और हाई होता है, घनघोर बेइज्जती, मेल्ड क्वेश्चनर भी आपने देखा, क्वेश्चनर क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या यूज होता है उसका, ऑब्जर्वेशन मेथड, आंखों से खुद चश्मदीद बन के डेटा कलेक्ट करना, और फिर आपने यहाँ रेस्पोंडेंट, इन्यूमरेटर और उनके द्वारा फिल किया जाने वाला क्वेश्चनर, ये मेथड भी देखी, सेंसस क्या होता है ये देखा, फिर सेकेंडरी डेटा का सोर्सेस, और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्क्रूटनी। तो जो एक दिन पहले करवाया गया होता है उसको डिटेल में रिवाइज करवाता हूं, बाकी फटाफट स्पीड में आगे बढ़ा देता हूं। तो कल हम लोगों ने स्क्रूटनी देखा था, स्क्रूटनी में बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था हमने, एरिया, डेंसिटी, पॉपुलेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर के गलत नंबर ऑफ डिजिट्स 10 चीजें चेक करनी होती है एक इन्यूमरेटर को। एक तो डेटा एक्यूरेट है या नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, आपने मोबाइल नंबर पूछा और सामने वाले ने ABCD फॉर्म में लिख दिया। दूसरा हो सकता है कि डेटा तो दिया है लेकिन सर वो कंसिस्टेंट नहीं है, ओ लैग हो रहा है क्या, जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा लैग हो रहा है, चेक करिए अभी, इज इट फाइन नाउ, झोंका आया था छोटा सा, इज इट फाइन नाउ, चेक 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 चेक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से चेक करिए, मेरे हिसाब से अब सही हो गया होगा, चेक इट चेक इट चेक इट, इज इट फाइन नाउ एवरीवन, इज इट फाइन नाउ, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे रिपीट कर दो, भाई कल की बात रिवाइज करवा रहा हूं, छूट भी जाती है तो ऐसा थोड़ी कभी पढ़ाया नहीं है। कभी भी डेटा की चेकिंग में क्या क्या देखना होता है, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी मतलब सही या गलत है, कंसिस्टेंसी मतलब आपस में मैच हो रहा है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ और एज मैच हो रही है नहीं, ये दोनों चीजों को चेक करने को एक सिंगल वर्ड बोलते हैं, और वो सिंगल वर्ड क्या होता है जल्दी बताइए, सो दैट सिंगल वर्ड इज कॉल्ड एज स्क्रूटनी ऑफ द डेटा। तो स्क्रूटनी ऑफ द डेटा आपने कल मेरे साथ कर लिया था। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब भी समझ लिया था कि अगर मेरे पास 2 या उससे ज्यादा रिलेटेड चीजें दी हुई हैं डेटा में तो मैं उनको आपस में मैच कर सकता हूं, जैसे एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस पर डेंसिटी क्रॉस चेक कर सकता हूं, इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी बोला था हम लोगों ने। फिर सर हम लोगों ने कल चालू किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। प्रेजेंटेशन में सर 2 चीजें निकल कर आई थी आपके पहले, एक होता है प्रेजेंटेशन एनालिसिस करने से पहले और एक होता है एनालिसिस करने के बाद। तो एक होता है बिफोर एनालिसिस और एक होता है आफ्टर एनालिसिस। अच्छे से आपने समझा, बिफोर एनालिसिस मतलब डेटा को प्रॉपर फॉर्म में लेकर आओ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंपैरिजन में यूजफुल हो सके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें, तो उसके लिए आप डेटा को या तो क्लासिफाई या ऑर्गेनाइज करते हो। कैसे कैसे क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज करते हैं सर, या तो हम क्रोनोलॉजिकली करते हैं टाइम के बेसिस पे, या ज्योग्राफिकली करते हैं स्पेटियल सीरीज डेटा, या तो फिर सर ये देखिए आपने एग्जांपल्स देखे थे टाटा मोटर्स के, या तो फिर आप क्वालिटी के बेसिस पर बांटते हो, ओलंपिक मेडल वाला एग्जांपल, या तो फिर आप क्वांटिटेटिव बेसिस पर बांटते हो, जो कि हमने देखा था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद इसके एग्जांपल भी आपने देख लिए थे। एंड या मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, सो देयर आर बेसिकली 3 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो आपको समझने थे। देयर आर 3 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट, टेबल और डायग्राम। टेक्स्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, अरे सर ये क्या लिखा हुआ है सर, आई डोंट लाइक दिस सर, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां एनालिसिस कर पाएंगे। फिर आप आए थे टेबल में, टेबल के बारे में हमने कुछ अच्छी बातें देखी थी कि टेबल से चीजें इजी हो जाती कंपेयर करना, एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी टेबुलर फॉर्म में बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हो जाता है, और एक डायग्राम बनाने के लिए भी टेबल मस्ट होता है, और कोई भी एनालिसिस टेबल बनाए बिना नहीं हो सकता। फिर आपने ये टेबल के कंपोनेंट्स देखे थे, टेबल का पूरा ये वाला पार्ट, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, बॉक्स हेड, उसमें से यूनिट वाला पार्ट हटा दूं, सिर्फ कॉलम और सब कॉलम को डिस्क्राइब करने वाली रोज ले लूं, कहलाता है कैप्शन। ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो हम लोगों को रोज को डिस्क्राइब करके बताता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टब। कहां गया स्टब। और ये जहां पर मेन नंबर लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज बॉडी, और सबसे नीचे जहां पर आप डेटा का सोर्स लिखते हो उसे आप बोलते हो फुट नोट। आई होप ये बात भी आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है, यस और नो गाइस। चलिए
somebody is asking कि सर क्विज जो है इंडाइसिस की वो 3:30 बजे है ना दोपहर को। हाँ हाँ बेटा 3:30 बजे है। इतना 2 दिन से बता रहा हूँ, टेलीग्राम में डाला हूँ, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाला हूँ। रात को 9 बजे होगी ना, मेरा टाइमिंग 9 बजे का है, तो मैं 3:30 बजे क्यों लूंगा दोस्त, बताओ भला, 3:30 बजे क्यों लूंगा मैं। चलो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर हमने बात करी थी सर डायग्राम्स। डायग्राम्स मतलब चार्ट हो गया, ग्राफ हो गए, पिक्चर्स हो गए। इनसे क्या फायदा होता है? पहला फायदा, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है या बहुत ज्यादा नंबर्स को समझ नहीं पाता, लेमैन, उसके लिए भी डायग्राम हेल्पफुल है। हिडन ट्रेंड, अगर कोई ट्रेंड बन रहा है कि हर 3 सालों में वैल्यू अप होती है फिर डाउन हो जाती है, वो ट्रेंड तभी पकड़ में आएगा जब आप डायग्राम बनाओगे। लेकिन एक चीज ये भी बोल दी है कि एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल में डेटा प्रॉपरली दिखता है, तो मोर एक्यूरेट टेबल है। ठीक है, चलिए डन। ये हो गया आपका डायग्रामेटिक। अब आज हम लोगों को सर 3 तरह के डायग्राम बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। 3 टाइप के डायग्राम है सर, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, 9 बजे तैयार रहना आप। ठीक है जोगिंदर जी, 9 बजे आप तैयार रहना रात को। तो मैंने आपको एक तो ये होमवर्क दिया था क्वेश्चन 1 से 30 तक, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो ये मैं अभी नहीं करवाने वाला, पहले टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद इस पर आएंगे। अगर समय बचता है तो आज इसको चालू कर देंगे, वरना कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, थर्सडे कल और फ्राइडे परसों, ये 2 दिन आई एम नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम ओकेशन, आई एम ऑन ऑफ। और आपकी जो अगली यूट्यूब की भी क्लास होगी दोपहर को 2 बजे वाली, वो भी आपकी होगी सीधे सैटरडे के दिन। ठीक है, सो कीप नोट ऑन दिस। और इसीलिए मैंने आप लोगों को अच्छा खासा होमवर्क रखा हुआ है कि ये 2 दिन में आप क्वेश्चन 1 से लेके 30 के बाद 40 तक भी क्वेश्चंस दे दूंगा आपको मैं, तो वो सारा आप अच्छे से कर लेना, और सैटरडे को हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एक साथ। ठीक है, चलो तो आज पहले टॉपिक को कंप्लीट कर ले भैया जी, कर लेना तैयार। आज टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस के लिए फिर आखिरी सेशन रखेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम, 1 बाय 1 करके आज हम लोगों को ये तीनों के तीनों डायग्राम पढ़ने हैं। सबसे पहले लाइन डायग्राम। क्या होता है लाइन डायग्राम? पहले एग्जांपल लेता हूं, ये देखो, एक कंपनी है, 2009 में उसने 10 लाख का प्रॉफिट किया। उसी कंपनी ने 2010 में 20 लाख का प्रॉफिट किया। उसी कंपनी ने 2011 में 25 लाख का प्रॉफिट किया, और 2012 में 35 लाख का प्रॉफिट किया। भाई उसका प्रॉफिट बढ़िया बढ़ रहा है, लेकिन इसी चीज को मैं ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, मैंने मेरी एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया, देख रहे हो आप, 2009, 2010, 2011, 2012 टाइम ले लिया, और मैंने मेरी वाई एक्सिस में यहां पर प्रॉफिट ले लिया। कि यहां पर हमने ले लिया प्रॉफिट ऑन वाई एक्सिस। अब देखो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू नाउ। आप बोलोगे 2009 में हमने 10 लाख का प्रॉफिट किया, तो ये 10 2009, समझ रहे हो आप क्या किया मैंने यहां पर। ये यहां से 2009 और ये आ गया आपका 10 लाख, समझ रहे हो। फिर 2010 में आपने 20 लाख किया, तो आपने ये वाला पॉइंट डिनोट कर दिया, ये वाला पॉइंट, पहले ये वाला पॉइंट डिनोट किया, फिर ये वाला पॉइंट। फिर 2011 में आपने 25 लाख किया, ये 25 के सामने आ गया, ये 25 के सामने पूरा आ गया। और 2012 में आपने 35 लाख कर दिया, ये पूरा 35 के सामने। फिर आपस में आपने इन सारी लाइनों को जोड़ दिया, बस इसी को बोलते हैं लाइन डायग्राम। हमने हमारी 2 वेरिएबल्स जो हैं, एक है टाइम और एक है प्रॉफिट, उनके पेयर्स बना लिए कि 2009 एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस में 10, 2010 एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस में 20, 11 25, 12 35। ये करने के बाद हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज लाइन डायग्राम। सिंपल। भाई लाइन डायग्राम में कुछ है ही नहीं यार। क्वेश्चन आपके अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना आईसीआई की वेबसाइट से, बता दूंगा आज। ठीक है, बता दूंगा, चलो क्लास के बीच में बता दूंगा। आप लोगों को स्टडी मटेरियल नहीं पता क्या अभी तक? बता दूंगा मैं। इसको बोलते लाइन डायग्राम। डन। अब मेरे साथ इसकी थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि डायग्राम बनाने तो आएंगे नहीं पेपर में। व्हाट डू यू थिंक, एमसीक्यू पेपर में डायग्राम बनाने को आएगा? तो उससे जुड़ी हुई सारी थ्योरी हमको पता होनी चाहिए। तो पहली पॉइंट, सर लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें ज्वाइन कर देते हैं ताकि एक लाइन बन जाए। वही तो किया आपने।
आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, फिर आपस में उन पॉइंट्स को जोड़ दिया, हो गया टू मेक अ लाइन। अब इट इज यूज जनरली फॉर टाइम सीरीज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली ये लाइन डायग्राम का यूज किया जाता है टाइम सीरीज के लिए। अब किसी को याद है टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज मतलब ऐसा डेटा जिसमें एक एक्सिस में टाइम हो। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया, ये टाइम ही तो है, 2009 2010, ये क्या है? टाइम ही तो है। तो ये जो पूरा डेटा है दैट इज टाइम सीरीज डेटा, बिकॉज वन ऑफ द वेरिएबल इज टाइम। तो जनरली एक्स एक्सिस में टाइम को लिया जाता है। तो वही बोल रहा है, लाइन डायग्राम का यूज जनरली टाइम सीरीज के लिए लिया जाता है, जहां पर आप अपनी जो भी वैल्यू है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसको वाई एक्सिस में लेते हो और टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हो। तो वेरिएबल वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। नाउ अब ये तीसरा पॉइंट क्या है ये समझाता हूं आप लोगों को मैं। तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा लॉग का यूज होगा। हालांकि आपको लॉग नहीं बनता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, अभी के लिए तो आप समझ जाओगे उसको। बाकी लॉग हम चालू करने भी वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो उसकी टेंशन नहीं है आपको। तो मैं ये वाले एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये देखो क्या दिया हुआ है, कोई एक स्टार्टअप कंपनी है, मान लीजिए देयर इज ए स्टार्टअप। आप सभी को पता है स्टार्टअप मतलब क्या? एकदम नया ऑर्गेनाइजेशन जो चालू हुआ है कोई नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो स्टार्टअप ना शुरुआत में बहुत छोटा होता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है। जैसे अनअकैडमी भी पहले के स्टार्टअप ही तो था, फिर धीरे धीरे एकदम से ग्रो किया। ठीक है, तो स्टार्टअप में क्या होता है सर, शुरुआत में बहुत कम रेवेन्यू होता है, फिर एकदम वाइड फ्लक्चुएशन आता है। एकदम 10 जो है 100 बन गया, ये देखो, फिर 100 जो है 1000 बन गया, ये देखो, फिर 1000 जो है 10,000 बन गया, ये देखो। प्लीज ध्यान से समझिए इस बात को भाई। सो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें बहुत वाइड फ्लक्चुएशन आ रहा है वैल्यू में, वाइड फ्लक्चुएशन का मतलब समझ रहे हो? फ्लक्चुएशन मतलब चेंज होना, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है सर, ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्यों? अज्यूम करो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। आपने एक्स एक्सिस में रख दिया 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक है सर, ये हमने रख दिया। और अब वाई एक्सिस में 10, 100,000 और 10,000 कैसे दिखाओगे? तो फिर तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि यहां 10,000, यहां 5,000। बड़ा अजीब सा डायग्राम बनेगा। अब देखो ना, इसमें 10 कहां दिखाओगे? इतू छोटू सा 10, समझ में नहीं आएगा 10 कहां डालूं। 100 को कहां डालूं? इतना छोटा सा 100, समझ में नहीं आ रहा। फिर 1000 यहां पर आके आएगा आपका कि 2011 में 1000 और फिर 2010 में। तो क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हो कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रही है ना, तो डायग्राम मेरा बड़ा अजीब सा बनेगा। मुझे पॉइंट्स प्लॉट करते ही नहीं बनेंगे, क्योंकि 10,000 के स्केल में, इस 10,000 के स्केल में, कहां गया भाई तू? इस 10,000 के स्केल में 10 को ढूंढना, 100 को ढूंढना इज अ वेरी बिग चैलेंज। जल्दी बताइए कितने लोगों को फील हो रहा है कि इतनी बड़ी स्केल में अगर ये पूरा 10,000 है तो 10 तो कितना छोटा होगा ना यार। हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर। परेशानी को समझिए तभी तो समाधान बताऊंगा। समस्या को समझो तब तो समाधान बताऊंगा, पहले समस्या को समझिए। ठीक है सर, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई सर कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएशन होता है डेटा में, तो ऐसे केस में सर हमारा नॉर्मल तरीके का लाइन डायग्राम बनाना मुश्किल होता है। नॉर्मल तरीके का लाइन डायग्राम तब हम क्या करते हैं, तब हम लॉग चार्ट बनाते हैं। मैं आपको बताता हूं लॉग चार्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या करोगे अब आप अब आप यहां पर लिख दोगे एक लॉग वाली वैल्यू, जैसे कि आपने लिख दिया लॉग ऑफ y बेस 10। अब मैं आपको समझाता हूं लॉग का बेसिक फंडा क्या होता है। जैसे अगर आप लिख रहे हो लॉग ऑफ 100 बेस 10, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 में कितना पावर करूं कि वो 100 बन जाए। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि log ऑफ 100 का बेस 10 मतलब ये है कि 10 में कितनी पावर करूं कि वो 100 हो जाए, तो बताओगे आंसर क्या आएगा सर? 2। ठीक है, तो वही log यहां पर हमको लगाना है। तो जैसे यहां पर log y की जगह 10 दिया हुआ है, तो यहां आपको निकालना है log ऑफ 10 बेस 10, तो यह आ जाएगा 1। सेकेंड वाले में आप कर दोगे log ऑफ 100 बेस 10, ये हो जाएगा 2। थर्ड वाले में आप कर दोगे log ऑफ 1000
बेस 10 दैट इज 3, और यहां कर दोगे log ऑफ 10,000 बेस 10 दैट इज 4। तो समझिए ना, सिंपल सी बात है। 10 का पावर 1 करने से 10 आता है, 10 का पावर 2 करने से 100 आता है, 10 का पावर 3 करने से 1000 आता है, 10 का पावर 4 करने से 10,000 आता है। तो जब y की वैल्यूज बड़ी अजीब थी, लेकिन log ऑफ y की वैल्यूज अजीब नहीं है, 1 2 3 4। तो यहां पर मैंने y एक्सिस में y लेने की जगह log ऑफ y ले लिया, बात ही खत्म। ये मैंने ले लिया log ऑफ y। अब देखो 2009 में log ऑफ y की वैल्यू 1, पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। 2010 में log ऑफ y की वैल्यू 2, दूसरा पॉइंट प्लॉट हो गया। तीसरा पॉइंट प्लॉट हो गया, चौथा पॉइंट प्लॉट हो गया। इनको आपने आपस में जोड़ दिया, ये बन गया लाइन डायग्राम। तो जब हमारे पास वाइड फ्लक्चुएशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास वाइड फ्लक्चुएशन होता है तो हम y एक्सिस में y लेने की बजाय log ऑफ y लेते हैं। दैट इज अ शॉर्टर वे एंड अ मोर प्रेजेंटेबल वे टू शो अ डेटा विच इज वाइडली फ्लक्चुएटेड। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही है कि कब कर रहे हैं? देखो, आपको ये सब डायग्राम पेपर में नहीं बनाने हैं, ना तो आपको ये लॉग के कैलकुलेशन करने हैं। सिर्फ आपको ये फंडा या कॉन्सेप्ट समझना है कि जब डेटा मेरा वाइडली फ्लक्चुएटेड होगा, जब मेरे डेटा में वाइड फ्लक्चुएशन होगा, तब मैं नॉर्मल डायग्राम बनाने की बजाय लॉग वाला डायग्राम बनाऊंगा। और इसी चार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो चार्ट बना है ना, इसको हम बोलते हैं या तो लॉग चार्ट, या फिर एक और नाम होता है इसका रेशियो चार्ट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और इस पर एमसीक्यू बढ़िया आता है सर, इस पर बढ़िया एमसीक्यू आता है। बस यही पूछता है कि इन केस ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन बताइए विच टाइप ऑफ चार्ट डू यू प्रेफर, रेशियो चार्ट या लॉग चार्ट, वॉट एवर इज गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है, तो लॉजिक समझिए इसके बारे में। कुलदीप भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम टेक्निकलिटीज में मत जाओ। अभी देखो, जैसे बच्चे डाउट पूछने लगे कि आपने बेस 10 क्यों ले लिया। कोई भी सेम बेस ले सकते हैं, मैंने 10 इसलिए लिया क्योंकि 10 से जल्दी सॉल्व होगा मेरा वैल्यू। लेने को कोई भी बेस ले सकते हैं, पर जो भी बेस लोगे सब में सेम होना चाहिए। बट पॉइंट यहां पर लॉग के बारे में हमें रिसर्च नहीं करनी है। लॉग के बारे में डिस्कशन लॉग के अंदर कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है, ये वाला पॉइंट कहां गया, अभी आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट समझना है कि अगर डेटा वाइड फ्लक्चुएशन वाला होता है तो हम नॉर्मल लाइन डायग्राम की बजाय लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट का यूज करते हैं, और उस चार्ट में हम लोग y की जगह log y को प्लॉट करते हैं। बस आई जस्ट वॉन्ट कंफर्मेशन अबाउट दिस पॉइंट। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? देखो, प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ये थी कि अगर डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पा रहा, लेकिन लॉग की मदद लेने से डायग्राम प्रॉपर बन पा रहा था। दैट्स ऑल। अब लॉग की कैलकुलेशन, लॉग क्या होता है, वो लॉग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से दिमाग की बत्ती जला दो। कोमल जी, मैं आपसे यही बोल रहा हूं, आप ना अभी के लिए लॉग को साइड में रखो, अभी के लिए इस फंडे को समझो। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ना कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आप लोग लॉग के पीछे रिसर्च क्यों कर रहे हो? अभी मेरा ये मानना है कि किसी को लॉग नहीं बनता, बात खत्म। मैं आपको मान लो चाहता तो सीधे रटवा देता ये वाला पॉइंट। मैंने डायग्राम बना के गलती कर दी क्या? मैंने जो ज्यादा समझाने की कोशिश करी, गलती कर दी क्या? आप मॉड्यूल में जाके देख लो, आपको लॉग चार्ट नहीं बने मिलेगा। सिर्फ ये पॉइंट लिखा हुआ है और आप पढ़ के रट लो, ये दिया हुआ है वहां पर। लेकिन मैंने समझाया है थोड़ा एक्स्ट्रा, तो वहां पर मेरे हिसाब से चलो कि अगर मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं तो वहां पर मैं लिमिटेशन में समझा रहा हूं कि भाई उसके लॉग में ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ फंडे को समझो कि जब तुम्हारा डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, वाइड फ्लक्चुएशन वाला, तब हम नॉर्मल डायग्राम या नॉर्मल लाइन डायग्राम बनाने की बजाय लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? आपके लॉग के जो भी डाउट हैं वो लॉग चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, यहां पर नहीं। ठीक है, चलो चलो। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कितने मार्क्स का आता है? बेटा, सबसे पहले तो सारे बच्चे कभी भी ये सवाल पूछे ना, उसके पहले ये चीज भूले ना, सीए फाउंडेशन पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स में हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, ये रूल है। तो आप हर चैप्टर में मुझसे पूछोगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, सबका आंसर 1 रहेगा। और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, एमसीक्यू मैंने नहीं पढ़ाया है अभी। ठीक है, मैंने नहीं बोला कि आपको डायग्राम बनाने को आएगा पेपर में। मैंने कब बोला डायग्राम बनाने को आएगा? मैंने तो डायग्राम इसलिए बना दिया ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, वरना मैं डायग्राम नहीं बनाता, सीधे इसको पढ़वा देता तो भी काम हो जाता, बट ऐसा मैं करवाऊंगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट, फॉर 2 or more सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। ये मैं समझाता हूं, ये भी डायग्राम बना के समझाऊंगा।
ये देखो, मान लो हमारे पास एक ऐसा डेटा है ईयर 2009, 10, 11, 12, लेकिन दो दो कंपनीज हैं साथ में, कंपनी ए भी है और कंपनी बी भी है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब ये दोनों कंपनीज अगर आपकी साथ में दी हुई हैं और आपको ऐसा मन हो रहा है कि चलो यार एक सिंगल डायग्राम बनाता हूं ताकि मैं दोनों को दिखा सकूं एक ही डायग्राम के अंदर, तो ये देखो मैंने दिखा दिया। 2019 में मैंने क्या किया, ये जो पर्पल वाला कलर है ना, ये मान लिया है कंपनी ए, पर्पल वाला कंपनी ए, और जो ग्रीन वाला है वो कंपनी बी। तो अपन ने दोनों के अपने अपने डायग्राम बना दिए बढ़िया। ये देखो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, 1 2 3 4, इनको जोड़ के उसकी लाइन डायग्राम बन गई, इनके पॉइंट्स जोड़ के इनकी लाइन डायग्राम बन गई, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी ए कंपनी बी, ये आराम से डायग्राम बन गया। इसे बोला जाता है मल्टीपल लाइन चार्ट। क्या बोला जाता है? मल्टीपल लाइन चार्ट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यू हैव मल्टीपल लाइंस, एक के साथ ज्यादा है, एक से ज्यादा लाइंस हैं। आप लोगों ने कभी अगर क्रिकेट मैच देखा हो तो क्रिकेट मैच में जो चार्ट्स बन के आते हैं कि किसने कितने ओवर में कितने रन बनाए, किस कंट्री ने, तो इंडिया का अलग मैप बन के आता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग मैप बन के आता है। इंडिया वाले में ब्लू कलर होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले में येलो कलर होता है। किसी को याद आ रहा है भाई? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? ठीक है, चलो। ओके, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। मोर देन वन लाइन, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन चार्ट मतलब एक से ज्यादा लाइंस अगर होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल लाइन चार्ट। कूल। अगला पॉइंट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। ये जबरदस्त सवाल है भाई, ये जबरदस्त सवाल है। देखो यार, जब मैंने पिछला एग्जांपल लिया ना, तो आपकी कंपनी ए का रेवेन्यू भी रुपीज इन लैक्स था, रुपीज लैक्स, और ये वाला रेवेन्यू भी रुपीज लैक्स में था। जब दोनों ही डेटा सेम यूनिट्स में थे तब तो उनको साथ में दिखाना बड़ा आसान था। जब दोनों ही डेटा सेम यूनिट्स में थे तब उनको साथ में दिखाना बड़ा आसान था, बस कलर चेंज कर दो और दिखा दो। लेकिन अब ये एग्जांपल देखो, हमने एक डेटा लिया है रेवेन्यू और एक डेटा लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब रेवेन्यू की यूनिट क्या है सर? रेवेन्यू की यूनिट है रुपीज इन लैक्स, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की यूनिट क्या है? क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रुपीज लैक्स में होते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे दिखाऊंगा इन दोनों को साथ में? ये तो परेशानी हो गई यार। ऐसे केस में इन दोनों को साथ में कैसे दिखाओगे? तो अब मैं आपको समझाता हूं हाउ डू वी डू दैट। हाउ डू वी डू दैट, हम लोग क्या करते हैं यहां पर, देखो हम लोग ना, जैसे हमारी ये एक y1 एक्सिस बनी हुई है, y1, इसको मैंने नाम दे दिया रेवेन्यू इन रुपीज लैक्स, ये y1 सीरीज है, ठीक है। और एक और एक्सिस बनेगी यहां पर, ओ भाई साहब ये तो नया ही देख लिया सर। हाँ, इसको तुम नाम दोगे y2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओ, अब जिस तरीके से तुमने रेवेन्यू का तो ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, और जब तुमने रेवेन्यू का डायग्राम बनाया तो तुमने ये वाले वैल्यूज को देखा है, 10, 20, 30, 45। कहां गया 10, 20, 30? कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें? रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, पर्पल रेवेन्यू है, 10, 20, 30, 45, हाँ ठीक है, थाउजेंड्स में है ये, मतलब 10, ये 20, 10 के बाद 25, 10, 20, 35, 25, 35, थोड़ा सा कुछ वैल्यू में गड़बड़ हो गया। एक काम करता हूँ, ये डायग्राम में नया बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, कंप्लीटली नया बना के दिखाता हूँ, पूरा का पूरा नया। ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, एक बनाएंगे y1 एक्सिस, y1 एक्सिस को हम नाम दे देंगे रेवेन्यू, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस जहां पर आप टाइम लिखते हो, और एक और एक्सिस हो जाएगी आपकी y2 एक्सिस, और y2 एक्सिस को आप दे दोगे नाम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब यहां का जो आपका डेटा होगा वो 10, 20, 30, 40 लाख ऐसे होगा, 10, 20, 30 और 40। लेकिन यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो हमारे थाउजेंड्स में थे, तो यहां पर मैं ले सकता हूं लेट्स से 400, 800, लेट्स से 1200 और लेट्स से 1600। समझ रहे हो आप बात को? तो दो दो वाई एक्सिस एक ही डायग्राम में, हाँ जी, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल एक्सिस चार्ट। और इसमें आप क्या करते हो फिर, आप जब जैसे रेवेन्यू का डायग्राम बनाओगे, इसमें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू आप ये y1 के हिसाब से ले लोगे कि चलो पहला 10 था, लेट्स से कि आपका पहला 10 था,
चलो पहला 10 ले लिया, दूसरा 20 ले लिया, फिर 25 ले लिया, और फिर चलो लेट से 35 ले लिया, है ना। तो ये आपने जोड़ दिया, ये हो गया आपका रेवेन्यू। लेट से ये ब्लू कलर हो गया रेवेन्यू। अब ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं और उसको मान लेता हूं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो चलो पहले मेरे पास लेट से 800 एम्प्लॉइज थे, तो ये वाले साल में 800 एम्प्लॉइज इसके सामने, फिर 1000 हो गए 1000, फिर 1200 हो गए 1200, फिर 1400 हो गए लेट से ये। अब आप ध्यान से समझ पा रहे हो इस बात को, इस डायग्राम में आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। सर इस डायग्राम के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए उस वाली वाई एक्सिस को बेस बनाया जा रहा है, लैक्स, रुपीज इन लैक्स, और दूसरी वाली ये डायग्राम, ये वाली लाइन बनाने के लिए ग्रीन वाली, आप इसको बेस ले रहे हो, ये वाली स्केल को। मतलब एक ही चार्ट के अंदर जब आपके पास मल्टीपल वाई एक्सिस होती हैं तब आप उसे कहते हो मल्टीपल एक्सिस डायग्राम। और आप ऐसा क्यों बनाते हो? ऐसा मैं तब बनाता हूं जब मेरे पास डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। सर इसकी और इसकी यूनिट्स आर डिफरेंट ना, यही तो प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। यूनिट्स आर डिफरेंट। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? व्हेन डू वी यूज दिस कॉन्सेप्ट? तो सर इस कॉन्सेप्ट का यूज तब होता है जब आपके पास एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट सेम नहीं है, तो आप उन्हें एक साथ नहीं दिखा सकते। जैसे पिछला वाला जो पार्ट था उसमें पहली कंपनी का रेवेन्यू और दूसरी कंपनी का रेवेन्यू, तो दोनों ही सर सेम यूनिट में थे, रुपीज इन लैक्स, पर यहां पर दोनों अलग अलग यूनिट्स में, इसलिए आपको मल्टीपल एक्सेस चार्ट बनाना पड़ता है। तो ये लीजिए सर, अब मैं यहां पर पढ़ लेता हूं आपके साथ, दोनों की थ्योरी पढ़ देता हूं। इफ देर आर टू और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, इफ देर आर टू और मोर, दो या उससे ज्यादा सीरीज अगर सेम यूनिट की होती हैं तब तो आप मल्टीपल लाइन चार्ट आराम से बना सकते हो, कंपनी ए का रेवेन्यू, कंपनी बी का रेवेन्यू। बट इफ यू हैव टू और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट यूनिट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तब ऐसे केस में हम मल्टीपल एक्सेस चार्ट का यूज करते हैं। तो इस पूरे लाइन डायग्राम के टॉपिक में हमारे कितने एमसीक्यू बन के निकल रहे हैं पता आपको? पहला एमसीक्यू ये कि कैसे बनाया जाता है, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। दूसरा एमसीक्यू जनरली किसके लिए यूज होता है, टाइम सीरीज। तीसरा एमसीक्यू वाइड फ्लक्चुएशन के केस में लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट का यूज करते हैं। और चौथा एमसीक्यू निकल कर आ रहा है, अगर दो और उससे ज्यादा सीरीज सेम यूनिट की हैं तो मल्टीपल लाइन चार्ट, और दो और उससे ज्यादा सीरीज अलग अलग यूनिट्स की हैं तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट। ये सारी बात लाइन डायग्राम के अंदर समझ में आ गई हो तो जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, चलो। तो ये सब सिर्फ तब हो रहा है जब डिफरेंट यूनिट्स थी, तभी आप मल्टीपल एक्सेस कर रहे हो। सेम यूनिट होगी तो मल्टीपल लाइन चार्ट। ठीक है, इनके नाम याद रखने हम लोगों को। डन सर। अगला पॉइंट है आपके पास, अगले वाले डायग्राम को हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम, बार का मतलब क्या होता है आपको पता है? घर वर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है तो छड़ लगी होती है, लोहे की छड़ें रखी होती हैं, स्टील की रॉड्स होती हैं लोहे की, उसी को बार्स बोलते हैं, आयरन बार्स। तो बार्स का मतलब छड़। अब इस डायग्राम को भी देखो, छड़ें बनी हुई है, देखो वही सेम एग्जांपल है सबसे पहले वाला। एक कंपनी है, उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लिखा हुआ है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, उसको आपने रॉड्स के फॉर्म में दिखाया है, इसको बोलते हैं बार डायग्राम। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप हर साल के सामने एक रेक्टेंगल खड़ा करते हो। ये वो रेक्टेंगल होता है जिसकी चौड़ाई बराबर होती है। देखो, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर सेम, width of the rectangles are same but the heights of the rectangle depends on the value। तो जैसे पहले साल में 2009 में मेरा प्रॉफिट था 10 लाख रुपीस, तो मेरे इस बार की हाइट 10 के बराबर आ गई है, देखो 10 के बराबर आ गई। अगले साल में 20 था तो मेरी बार की हाइट 20 के बराबर आ गई। तीसरे में 25 था तो यहाँ 25 आ गई, अकॉर्डिंगली 35 आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया बार डायग्राम क्या होता है। ये लीजिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो बार मीन्स अ रेक्टेंगल ऑफ द सेम विड्थ, हाँ सेम चौड़ाई, बट द वेरिंग लेंथ, लेकिन उसकी लेंथ चेंज होती रहेगी। अच्छा, कभी कभी हॉरिजॉन्टली भी दिखाया जाता है, कभी कभी वर्टिकली भी दिखाया जाता है। विच मीन्स मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो आपको इस तरीके से नजर आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से नजर आ रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा बनाया जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहां पर हॉरिजॉन्टल की जगह, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस। मतलब वाई एक्सिस में भी बार्स बन सकते हैं। जनरली ये यूज होता है, वर्टिकल भी यूज होता है, हॉरिजॉन्टल भी यूज होता है। दोनों कब कब यूज होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
दोनों का अपना अपना यूज है, लेकिन पहले इस बात को समझो कि व्हाट इज वर्टिकल एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल बार डायग्राम है और ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, ठीक है। चलिए तो फिर से, बार मीन्स अ रेक्टेंगल ऑफ द सेम विड्थ एंड द वेरिंग लेंथ ड्रॉन हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। अच्छा, अब जैसे वहां पर आपने मल्टीपल लाइन डायग्राम बनाया था, वैसे ही आप ग्रुप्ड में देखो वो करोगे। सेम एग्जांपल, दो कंपनी है, दोनों कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर कर रहा हूं मैं, कंपनी ए कंपनी बी। 2009 में इसका 10 था, इसका 12 था, दोनों के कलर चेंज कर दिए मैंने, और ये देखो 10, ये 12, ये 2010 में 20, 14, 25, 28, 35, 32। कितना प्यारा डायग्राम बन के निकला है। ये सारे डायग्राम मैंने एक्सेल में बनाए भाई आपके लिए, ये सारे डायग्राम मैंने एक्सेल में बनाए हैं आपके लिए, बता रहा हूं मैं आप, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब आपको दो या उससे ज्यादा डेटा एक साथ बार डायग्राम में दिखाना है, तो आप उनके बार्स को जोड़कर लिख सकते हो। इसमें आपको दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ग्रे ग्रे वाले को देखोगे तो मूवमेंट भी पता चलेगा, और एक कंपैरिजन भी बहुत बढ़िया हो रहा है, देखो, ठीक है, बढ़िया है सर। तो ये हो गया सर हमारा बार डायग्राम में, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रुप्ड बार डायग्राम। तो वही दिया हुआ है फॉर कंपेरेबल सीरीज। कंपेरेबल मतलब क्या होता है सर? अरे भाई, कंपेरेबल मतलब होता है ऐसे दो वेरिएबल जिनको कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कंपनी ए का प्रॉफिट और कंपनी बी का प्रॉफिट, बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है। तो जब आपके पास कंपेरेबल सीरीज हो, तब आप मल्टीपल या ग्रुप्ड बार डायग्राम का यूज करते हो। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है हमारा, ये ग्रुप्ड बार डायग्राम ही है। इसको ग्रुप्ड बार डायग्राम भी बोल सकते हैं और मल्टीपल बार डायग्राम भी बोल सकते हैं, सिनोनिम्स हैं, दोनों नाम चलते हैं, ग्रुप्ड बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम। नाउ अब यहां पर ना वैसा बार डायग्राम नहीं बनाया जा सकता जैसे आपने वहां देखा था कि सर मान लो मेरे पास दो या उससे ज्यादा डेटा है, लेकिन उनका यूनिट अलग अलग है, तो फिर बार डायग्राम नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने पिछले वाले में किया था ना लाइन डायग्राम कि सर अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा सीरीज है जो कंपेरेबल नहीं है, तो लाइन डायग्राम तो बना लिया था दो वाई एक्सिस बना के। यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स, सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड। ये क्या होता है समझते हैं, सब डिवाइडेड या कंपोनेंट। देखो मैंने क्या किया, 2009 की सेल्स, 2010 की सेल्स, 2011 की सेल्स और 2012 की टोटल सेल्स लिखी है, टोटल सेल्स। अब मैं एक ऐसा कंपनी था जो दो प्रोडक्ट बेचा करता था, एक प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो टाइप के प्रोडक्ट में बेचता था, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब मैंने डायग्राम में दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से बार डायग्राम बना दूं कि टोटल सेल्स भी दिख जाए और उनका ब्रेकअप भी दिख जाए। ये लो, पहली टोटल सेल्स 25, दूसरी 25, तीसरी 30, अगली 42। अब उसी के अंदर आपने उसके कंपोनेंट बना दिए कि जितना ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो आपका प्रोडक्ट नंबर बी है, जितना ये ग्रे पार्ट दिख रहा है प्रोडक्ट ए है, देन 12, देन 13, देन 15, देन 15, देन 20, देन 22। एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम को, बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है। अगेन दिस डायग्राम इज प्रिपेयर्ड इन द एक्सेल फॉर यू गाइज। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। व्हाट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट बार डायग्राम। है भैया सुंदर सा, एकदम बढ़िया डायग्राम, सुंदर सुंदर सा यहां पर बनाया आपके लिए डायग्राम यार, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो। तो ये देखिए सर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फॉर रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ होल, सॉरी, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। मैं मेरी टोटल सेल्स को दो कंपोनेंट में बांटता हूं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, वही तो कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट मतलब हिस्से, टुकड़े। तो मैं मेरी कंपनी की टोटल सेल्स को दो टुकड़ों में बांटना चाहता हूं, तो उसे मैं सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम बोलता हूं, सिंपल। और फिर आता सर आपका आखिरी वाला, आखिरी वाले को आप बोलते हो फॉर रिलेटिव कंपैरिजन परसेंटेज बार डायग्राम या डिवाइडेड बार डायग्राम इज ऑल्सो यूज्ड। क्या होता है सर परसेंटेज बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम? देखो क्या बोल रहा है, जब तुम ये वाला बार डायग्राम दिखाते हो ना, इसमें तुम्हारे दो फायदे होते हैं। क्या दो फायदे होते हैं? एक तो तुम दोनों को कंपेयर भी कर पाते हो, एक तो तुम ट्रेंड भी देख पाते हो कि प्रोडक्ट ए कितना 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 चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट बी कितना 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 चेंज हो रहा है, और साथ में टोटल का कितना हिस्सा प्रोडक्ट ए का है, प्रोडक्ट बी का है, मतलब हायर कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोडक्ट का जा रहा है टोटल सेल्स में, वो भी दिख जाता है।
बोल रहा है इसी चीज को अगर मैं आज वैल्यू की जगह परसेंटेज में लिख दूं, परसेंटेज में लिख दूं मतलब कैलकुलेटर निकालो सारे लोग, मैं बताता हूं क्या बोलना चाहता हूं। कंपनी एक, सॉरी, 2009 की टोटल सेल्स है 25 टोटल सेल्स है, उसमें से 10 है मेरी प्रोडक्ट ए की। क्या मुझे कोई परसेंटेज में बताएगा कि कितने परसेंट सेल 2009 की प्रोडक्ट ए की है, परसेंटेज में बताओ। तो आप बोलोगे सर 10/25 इंटू 100 दैट इज 40%। 40% यहां पर हम लिख सकते हैं 40%। अरे बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई। 2009 की टोटल सेल्स का 40% ये है, 60% ये है। 2009 की टोटल सेल्स का 40% प्रोडक्ट ए का, 60% प्रोडक्ट बी का। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। मतलब रादर देन राइटिंग द एक्चुअल वैल्यू, इन एक्चुअल वैल्यूज को लिखने की बजाय अगर मैं सीधे परसेंटेज लिख देता हूं, सीधे परसेंटेज लिख देता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज बार डायग्राम। तो ये कोई नया डायग्राम नहीं, उसी डायग्राम में वैल्यू लिखने की बजाय परसेंटेज लिख दो, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम, सिंपल। तो बार डायग्राम में आपने सर मेरे साथ 1 2 3 4 पॉइंट पढ़े हैं। बार डायग्राम में आपने मेरे साथ ये 3 4 पॉइंट पढ़े हैं। अब मैं आप लोगों को ना इसमें कुछ और खास बात बताने जा रहा हूं जो कि कहीं लिखी हुई नहीं है, ठीक है? यहाँ नोट्स में नहीं लिखी हुई है, आपको खुद से लिखना है। ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, यहां पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है? तो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जो लोग नोटबुक से लिख रहे हैं भाई, नोटबुक में लिख सकते हैं। बताता हूं मैं यहां पर, ब्लैक कलर से लिखूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ quantitative data or time series, in case of quantitative data या time series we use vertical bar diagrams, हम लोग वर्टिकल बार डायग्राम्स का यूज करते हैं। आपने जो अभी मेरे साथ एग्जांपल्स पढ़े, जैसे ये वाला, ये एक टाइम सीरीज है, इसलिए देखो आपके डायग्राम वर्टिकल बने हुए हैं। तो वही बोलना चाहता हूं मैं, अगर कोई क्वांटिटेटिव डेटा हो जिसमें क्वालिटेटिव फैक्टर कुछ भी ना हो, क्वालिटेटिव क्या होता है बताऊंगा आपको, या फिर टाइम वाला डेटा हो, तो वी ऑलवेज प्रेफर वर्टिकल बार डायग्राम। अगला पॉइंट, इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और स्पेटियल डेटा या स्पेटियल सीरीज, वी यूज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये एमसीक्यू बन के आता है आपका। अगर आप क्वांटिटेटिव या टाइम वाला डेटा यूज कर रहे हो तो वर्टिकल बार डायग्राम को प्रेफर किया जाता है। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा या स्पेटियल मतलब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, बताया था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वी यूज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। अब मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि वर्टिकल का एग्जांपल तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। मैं आपको हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि कंट्री इंडिया, यूएस, यूके, चाइना, और यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स 2021। 2021 में इंडिया में नए कितने स्टार्टअप खुले? यूएस में, यूके में, चाइना में, ठीक है। मान लो इंडिया में लिख देता हूं मैं 200, मैं ऐसी रैंडम फिगर दे रहा हूं, मुझे पता नहीं है। यूएस में बहुत ज्यादा खुलते हैं 900, यूके में लेट से 140 और चाइना में लेट से 190, ठीक है।
चलो जब नंबर सर झूठा ही ले रहे हो तो फिर आप यूएस को इतना ज्यादा क्यों दिखा रहे हो? यूएस को भी कम कर देता हूँ, इंडिया को सबसे ऊपर रखते हैं ना भाई, मेरा भारत महान, बस इंडिया में सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इस डेटा को आई वॉन्ट दिस डेटा टू बी शोन इन द बार डायग्राम। अब ये जो नंबर ऑफ स्टार्टअप है ये तो क्वांटिटी है, लेकिन कौन सी कंट्री में खुला है ये स्टार्टअप, ये उसका एक क्वालिटेटिव नेचर है कि इंडियन स्टार्टअप है और या फिर इंग्लैंड का स्टार्टअप है या फिर अमेरिकन स्टार्टअप है या चाइनीज स्टार्टअप है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से बार डायग्राम बनाऊंगा। यहां पर वाई एक्सिस में मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, और यहां पर अब मैं देखना क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले इंडिया, फिर यूएस, फिर यूके, फिर लेट्स से चाइना। एंड नाउ इंडिया में 200, तो पहले स्केल बना देते हैं, लेट्स से दिस इज 50, 100, 150, 200। दो सौ, ये इंडिया हो गया। फिर यूएस 180, तो बढ़िया नहीं बन रहा डायग्राम, लेकिन ठीक है, भावनाओं को समझ जाना तुम लोग, भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। ये हो गया यूएस, फिर यूके 140, चाइना 190, ये लो। ये क्या है? चारों रीजन्स हैं, रीजन्स, स्पेशियल डेटा, ज्योग्राफिकल डेटा। तो ज्योग्राफिकल जैसा डेटा होता है तो वी जनरली प्रेफर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। क्या आपको बार डायग्राम समझ में आ रहे हैं भाई साहब? ठीक है, तो ये कहलाता है सर हमारा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन के पर्पज से मैंने ये वाले पॉइंट बताए थे आपको, ये एमसीक्यूज बन के आते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के केस में वर्टिकल बार डायग्राम, क्वालिटेटिव या स्पेशियल सीरीज के केस में हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो आप तो ये दो चीजें ध्यान रखना, टाइम, अगर टाइम के बेसिस पर डेटा को बांटा है तो वर्टिकल बार डायग्राम बढ़िया रहता है, अगर रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बांटा है कि कौन सी लोकेशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली में हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज करना, बस दैट्स इट यार। बहुत ज्यादा अब इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट सर, आखिरी बार डायग्राम हमारे पास आता है पाई चार्ट। ओ माय गॉड, पाई चार्ट, ये तो बहुत ही बढ़िया है सर, पाई चार्ट तो फेवरेट है मेरा। क्या होता है पाई चार्ट? सर पाई चार्ट जो है वो क्या करता है ना, अगर आपको ऐसे दिखाना है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, पूरे वर्ल्ड ने इतने बिलियन की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी है किसी एक साल में, लेट्स से 2021 में पूरे वर्ल्ड में 76.8 बिलियन की ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हुई है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड का हिस्सा है, पूरा वर्ल्ड में इतने डॉलर्स की, बिलियन डॉलर्स की ज्वेलरी एक्सपोर्ट हुई है। अब उसमें से इंडिया ने इतना करा है, चाइना ने इतना करा है, स्विट्जरलैंड ने इतना किया है, यूएई, यूएसए, हांगकांग। आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में किसका हिस्सा बड़ा है। मैंने बोला इंडिया का हिस्सा बड़ा है, चाइना का उससे छोटा। अब इस चीज को दिखाने के लिए तुम क्या करते हो, जस्ट कंसिडर इट लाइक अ केक। एक केक में किसका हिस्सा बड़ा है, तो केक तुम्हारा वर्ल्ड है और उसमें से किसका पीस सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो ये रहा मेरा केक, ये पूरा केक है। इस केक में सबसे बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंडिया का हिस्सा हो गया, ये पूरा 23 इंडिया का हिस्सा हो गया। अब जितना जितना वैल्यू है ना उतना बड़ा टुकड़ा है। देखो ये 23 है तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, चाइना का उससे छोटा टुकड़ा है, फिर स्विट्जरलैंड का उससे भी छोटा दिख रहा है, फिर आप देखोगे यूएई का उससे भी छोटा है, फिर आप देखोगे यूएसए का उससे भी छोटा, और हांगकांग का और छोटा। समझ रहे हो आप बात को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मतलब जिसकी जितनी वैल्यू एज अ होल, टोटल में जिसका जितना बड़ा शेयर होगा उसका उतना बड़ा यहां पर केक में पीस होगा, पाई। समझ गए? तो कैसे डिसाइड करेंगे सर कि किसका हिस्सा कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा? ये सब चीजें एंगल से डिसाइड होगा। ध्यान से देखो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उसका एंगल डिग्री सबसे ज्यादा,
जिसका उससे थोड़ा कम उसका एंगल और छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा एंगल। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या किसी को पता है पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? टेल मी एवरीबॉडी, पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? जल्दी से बताइए लाइव चैट में, पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है बताइए। 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है पूरे सर्कल का टोटल एंगल। जवाब ही नहीं दे रहे बच्चे लोग। हाँ ये देखो, केविन ने बता दिया, प्रथमेश ने बता दिया, देविन ने बता दिया, अक्षत ने बता दिया 360 डिग्री। तो यहां पर हम लोग कैसे करने वाले हैं ना, हम लोग सभी को उसकी उसकी डिग्री बांट देंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। अरे यार ये क्या हो गया? हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पर मैं ऐसे बोलूंगा कि इंडिया की वैल्यू 23 है, तो इंडिया का मुझे सेगमेंट एंगल निकालना है। सेगमेंट एंगल, सेगमेंट मतलब हिस्सा, टुकड़ा। ये इंडिया का हिस्सा है, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? तो मैंने बोला देखो भाई, टोटल 76.8 वैल्यू है, तो तुम ऐसा बोलोगे कि 360 डिग्री अगर 76.8 वैल्यू के लिए है, तो बताइए 23 वैल्यू के लिए कितना होगा? यूनिटरी मेथड, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अगर 360 डिग्री को आपको 76.8 बिलियन में बांटना है, तो 360 डिवाइडेड बाय 76.8, तो हाउ मच फॉर इंडिया? चेक इट क्विकली, चेक इट। ये भाई योगेश ने तो आंसर पहले दे दिया। तो 360 इज फॉर द बेस ऑफ 76.8, तो हाउ मच इज फॉर 23? सर यार 107.8125 डिग्री, अराउंड 107.8 डिग्री। ये हो गया 107.8 डिग्री। समझ रहे हो? ये तो था इंडिया का। उसी तरह जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं चाइना का निकालो, चाइना, तो चाइना का कितना डिग्री आएगा? देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले चाइना के डिग्री की वैल्यू। इंडिया का सेगमेंट का डिग्री कितना है सर्कल में, ये मैंने बता दिया। वैसे चाइना का बताइए, ये 15 का कितना डिग्री आएगा? चलिए जी फटाफट कीजिए। पीपल आर सेइंग 70.3। सिंपल, 360 डिग्री अपॉन 76.8 इंटू 15, ये चाइना का डिग्री पता चल जाएगा मुझे। 360 डिवाइडेड बाय 76.8 इंटू 15, दैट इज 70.31 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आप सबकी डिग्री निकाल दोगे ना, एट द एंड आपका चारों तरफ का टोटल 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और इसी तरीके से बांटा जाता है। तो ये लीजिए सर, पढ़ लेते हैं हम लोग क्या करना है इसमें। पाई चार्ट, पाई चार्ट इज यूज्ड फॉर द सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? रिलेटिव डेटा, कि मेरा डेटा एज अ होल कितना है। अगर टोटल 76.8 बिलियन की ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, तो इंडिया का पार्ट, इंडिया का हिस्सा उसमें कितना बड़ा है? बिल्कुल सही बात है। नाउ summation of all the components and the values of the segment are equated to 360 डिग्री। सारे हिस्सों का डिग्री का टोटल 360 होना चाहिए। तो हर एक सेगमेंट का एंगल कैसे निकालते हैं? तो मैंने बोला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 76.8 इंटू 23। फॉर्मूला आपके सामने, आप ऑलरेडी इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हो, मैंने पहले यूज करवा दिया, अब फॉर्मूला बताया है सेगमेंट एंगल का। 23 इंडिया की वैल्यू थी, 76.8 वर्ल्ड की वैल्यू थी, इंटू 360 डिग्री। इससे आपका एंगल आ गया था कि इंडिया का एंगल कितना, चाइना का एंगल कितना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जल्दी बताइए चेक करके कितने बच्चों को समझ में आ गई वाली बात। दिस इज पाई चार्ट, सिंपल। तो पाई चार्ट का यूज होता है सर्कुलर प्रेजेंटेशन करने के लिए, एज अ रिलेटिव डेटा दिखाने के लिए। रिलेटिव डेटा मतलब एज अ होल दिखाना है कि टोटल में मेरा कितना बड़ा पार्ट है, ये दिखाने के लिए। जब भी कोई कंपनी भी ना अपना लेट से कि अगर रीजनल डेटा दिखाती है, तो उसे पाई चार्ट फॉर्म में दिखाती है, उनको बड़ा पसंद आता है कि भाई मान लो ये पूरा सर्कल मेरा टोटल सेल्स है, उसमें से इंडिया में कितना, यूके में कितना, चाइना में कितना, लाइक दैट। तो कहीं भी यूज कर सकते हो और आपकी चॉइस होती है, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं इसमें। तो ये लीजिए सर, इसके साथ हमारा आज का जितना टारगेट था वो पूरा होता है। और अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, वो रहेगा ये एक्सरसाइज सेट ए क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 41।
एक्सरसाइज सेट ए क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 41, ये आप लोगों ने करना है होमवर्क। सो उम्मीद करता हूं माय डियर चैंपियंस कि आपका ये सेशन जो है, आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग रहा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है और मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं मॉनिटर करके, तो चिंता मत कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन हो, और आप ये भी बताइएगा कि इवन इफ द क्लास वाज रिकॉर्डेड आपको कैसा फील हुआ, क्या आपको पढ़ने में मजा आया, नहीं आया। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो जाते जाते एक बार फिर से बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज माय टाइम टेबल। मैं यूट्यूब पर इसी चैनल पर रोज रात को 8 बजे आता हूं, जिसमें नवंबर 2022 जो एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक अभी चल रहा है हमारा। और उसके साथ साथ स्पेशल क्लास पर और यूट्यूब पर दोपहर को भी आता हूं, जहां पर मैं नवंबर 22 वालों के लिए वन शॉट रिविजन्स और एमसीक्यू क्विजेस लेकर आ रहा हूं एमपीएल के अंदर। और प्लस की भी अमेजिंग बैचेस हमारी जो है लाइनअप हैं, एकाग्रता बैच भी आने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, जो भी टॉपिक्स मैं करवाते जा रहा हूं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाते जा रहा हूं। एक प्लेलिस्ट तो यूट्यूब में बनती है, बट उसके साथ साथ एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूं जहां पर एक ही जगह पर हमारे सारे टॉपिक्स एक के बाद एक लिखे होंगे, एंड दैट इज www.livedaily.me/ca livedaily। तो चलिए मैं चलता हूं ब्राउजर में और आपको ये वाली लिंक एक्सेस करके दिखाता हूं कि यहां पर एक्चुअली में होता क्या है सर। ठीक है जी, तो लेट अस गो टू दैट। मैंने यहां पर जो है ब्राउजर ओपन किया और यहां पर जो लिंक मैंने आपको बोली वो मैंने बुक मार्क करके रखी हुई है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, ये देखिए आपके सामने बहुत सारे टैब्स आएंगे। इन टैब्स में आपको मेरा टैब दिखेगा सीए फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट। मैथ्स लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओनली मैथ्स, मैथ्स सेट्स एलआर पूरा इंक्लूड है, वो तो सिर्फ नाम को छोटा रखने के लिए मैथ्स किया है। और ये देखिए सर, सबसे पहले आगाज जो हमने अबाउट सब्जेक्ट और कैलकुलेटर के बारे में बात करी, टॉपिक 0 बोल रहा हूं मैं उसको। फिर पहला टॉपिक जो हमने स्टडी वाला लिया, टॉपिक 1 ब्लड रिलेशंस, तो उसके सारे लेक्चर्स यहां पर हैं, अलॉन्ग विद जो क्विज हमने ली थी सैटरडे को, वो भी यहां इंक्लूड है। और टॉपिक 2 है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसका पहला लेक्चर जो कि हमने आज ले लिया है, ये उसकी लिंक आपकी यहां पर दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर सारी लिंक्स अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी रिस्पेक्टिव लेक्चर ये होगा 2, 3, 4, 5, ये लिंक्स अपडेट होती रहेंगी आपकी। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं अगला टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा तो ये जो है आपका टेबल बढ़ता जाएगा। और इसमें 1, 2, 3 इसलिए लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि किस टॉपिक के बाद क्या करवाया है। तो अगर कोई बच्चा लेट भी आता है तो बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। ठीक है सर, तो ये तो हो गया सर फ्री क्लासेस को स्ट्रक्चर्ड वे में कहां से देखना है। लेकिन सर अगर आपको अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ानी है, अगर आपको 100% लाइव विथ एक्सक्लूसिव नोट्स ऑफ एजुकेटर्स करना है और साथ में ऑडियो इंटरेक्शंस करना है टीचर्स के साथ, अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं, तो ऐसे केस में सर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स बताता हूं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ये लीजिए सर, लेट्स गो टू unacademy.com। जैसे मैं unacademy.com पर आता हूं, सबसे पहले अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, विच मीन्स यहां पर तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी होती है। आपको सबसे पहले बताना है कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर जाके आप सीए सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपका जो भी गोल है अभी के लिए सीए फाउंडेशन। और इस गोल में जैसे आप यहां पर आ गए होम पेज में, अब मैं आपको बताता हूं ये ग्रीन बटन को प्रेस करने से आप क्या बोल रहे हो सर, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। मतलब यहां पर ना तो लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप, ना ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ना ही पर्टिकुलर बैच के लिए। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोई भी बैचेस अटेंड कर सकते हो। जैसे एकाग्रता की भी 2 बैचेस आ रही हैं, तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 या 2 के लिए नहीं ले रहे हो, आप अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के लिए ले रहे हो, एंड यू कैन वॉच एनीथिंग एज पर योर विश, नो कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, बस आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अब जो भी मैंने आपको अभी बात बताई क्लासेस के बारे में अनलिमिटेड वाली, वो सारे फीचर्स हैं प्लस के। लेकिन अगर आपको और मीनिंगफुल तरीके से तैयारी करनी है, आपको मेंटरशिप चाहिए लाइव, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग डेडिकेटेड चाहिए, तो आइकॉनिक में जा सकते हैं। और लाइट होता है हमारा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के फीचर्स प्लस और आइकॉनिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूं, ये देखो प्लस और ये है आइकॉनिक। तो ऑब्वियसली आइकॉनिक की थोड़ी ज्यादा होगी बिकॉज एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको लेना है एज पर योर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ड्यूरेशन सिलेक्ट किया हमने और यहां पर जाके
ये कोड का जो सेक्शन दिख रहा है इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा सही स्पेलिंग के साथ। CA आपका इन प्रणव, मेरा नेम CAPRANAV, प्रणव 10 इज नॉट माई कोड, ठीक है। तो यही कोड यूज करिए एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे एंड कंप्लीट द सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी इसके रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा भैया। चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट एंड गुड नाइट।